विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का असली हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दादीच के साथ। भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र सिंह शेखावत को अजमेर से टिकट देगी। के क्षेत्र में अजमेर आज की तारीख में पिछड़ा हुआ है, इन 5 सालों में और पिछड़ गया। मैंने 36 कौमों को साथ लेकर मैंने काम किया है। मैं सिर्फ एक जात का ही नेता नहीं हूँ। एक तो होता है जात का नेता, राजपूत समाज का नेता, लेकिन मैंने जो नेतागिरी करी या राजनीति करी वो सर्व समाज की नेतागिरी करी। सारे समाजों को मैं साथ लेकर चला हूँ। टिकट देती है तो 8 विधानसभा से सबसे अधिक मतों से जीत के दिखाऊंगा मनोज जी, ये मेरा दावा है आपके चैनल के माध्यम से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर की राजनीति में सक्रिय, तेज तर्रार और 36 कौम में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत की। शेखावत जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके श्रोताओं को, आपको, आपकी टीम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो नगर परिषद में सभापति रहते हुए शहर हित में कई ऐसे काम किए जो आज भी लोगों की जुबां पर हैं। आपने उत्तर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जताई है। जी हाँ। क्या विजन रहेगा आपका? मेरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जो विज़न रहेगा, सबसे पहले तो मैं जो पानी की समस्या है, अजमेर शहर में सबसे ज्वलंत समस्या पानी की है, उसके लिए स्टोरेज टैंक बनाने का सबसे पहला मेरा सुझाव रहेगा। मैं बनूं या कोई दूसरा बने, लेकिन ये तय है कि मैं अगले विधानसभा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी, इसलिए मैं निश्चित तौर पर उस सरकार से पहले ये कार्य कराऊंगा कि स्टोरेज टैंक बनाया जाए, जिससे कि अजमेर में कम से कम 24 घंटे में एक बार अजमेर के वासियों को, क्योंकि बीसलपुर जब बना था अजमेर के लिए बना था, और अजमेर के लोगों को 24 घंटे में पानी नहीं मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सबसे पहला मेरा विज़न रहेगा कि पानी की समस्या को दूर करना। दूसरा, जो सीवरेज की स्थिति है अजमेर की, वो आपने देखी होगी। थोड़ी सी बरसात हो जाती है, सीवरेज का पानी आना सागर में जाता है, आना सागर का पानी बाहर निकल जाता है, छलक जाता है और निचली बस्तियों में चले जाता है। इस बार तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से पानी निकला, तो अच्छी अच्छी कॉलोनियों को भी उसने डुबो दिया। यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों में कभी पानी नहीं जाता था, जिस तरह से श्रीनगर रोड को देखा जाए, वहाँ कभी पानी नहीं भरता था, वहाँ जितने भी अंडरग्राउंड थे वो सारे विपर्जॉय के तूफान का सबको पता था कि विपर्जॉय तूफान आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अनदेखी करी और वो जब बरसात आई तो तहस नहस अजमेर शहर को कर दिया। तो ये जो सीवरेज की जो व्यवस्था थी, ढक्कन अपने आप सीवरेज के खुल के पानी बाहर निकलने लगा। जो सीवरेज की व्यवस्था, जो इन्होंने सीवरेज का जाल बिछाया, उस जाल को सही किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। हम सबको बहुत खुशी हुई थी कि अजमेर शहर को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। 3 शहर स्मार्ट सिटी के दर्जे में सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में आए थे, उसमें अजमेर का नाम था। लेकिन दुर्भाग्य ये है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस प्रकार से कार्य किया, उन्होंने जिग-जैग चौपाटी बना दी। जहां उनको लगा जिस खातेदार की ज़मीन को बचाना है, उस खातेदार की ज़मीन को बचाया, जिसको अधिग्रहण करना है उसको अधिग्रहण किया, और जिग-जैग चौपाटी बनाकर अना सागर में मिट्टी डालकर, टनों मिट्टी डालकर और चौपाटी का निर्माण किया, जिससे कि अना सागर का छोटा करना, अना सागर को एक तालाब के रूप में बना दिया। और वही नहीं, उससे ही उनको तसल्ली नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मुगलों को याद दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों को याद दिलाने के लिए एक 7 वंडर बना दिया, जो हमारी गुलामी की याद को ताज़ा करता है कि हम गुलाम हुआ करते थे। उन 7 वंडर को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और वहाँ भी
आप सोच सकते हैं पुष्कर से कितनी मिट्टी लाई, टनों मिट्टी डंपर में भर भर कर लाते थे। जब मैं देखता था, मैंने कई बार उस वक्त जब तत्कालीन कलेक्टर साहब थे उनको कहा भी, लेकिन उनका नहीं, ये अजमेर के लिए खूबसूरत चीज़ बन रही है, अजमेर के लिए खूबसूरत बन रही है। नहीं तो आपने इसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? विधायक दोनों आपके थे, उसके बावजूद भी आपने इस तरह का अन्याय अगर आपको ये लग रहा है तो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मनोज जी, हमने कलेक्टर के पास जाकर कलेक्टर से मिले, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। और रही विधायकों की बात, विधायक जिस समिति में थे उनको कभी पूछा ही नहीं गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। विधायक भी जाकर उसका विरोध दर्ज करा आए थे, विधानसभा में भी प्रश्न उठाए गए, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए सरकार कांग्रेस की होने के कारण विधायकों की भी सुनवाई नहीं हुई। और अजमेर का विकास तो वहीं ठप हो गया जब यहाँ से विधायक दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कांग्रेस की नज़र अजमेर से तिरछी नज़र हमेशा रही कि अजमेर में विकास ना हो, क्योंकि यहाँ की जनता बीजेपी को पसंद करती है। इसलिए यहाँ पर किसी भी कांग्रेस के नेता ने यहाँ इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी जब अजमेर में आए, जब ये अभी जो कैंप लगे उन कैंपों के टाइम पे 1-2 बार अजमेर जरूर आए, उससे पहले उन्होंने अजमेर की तरफ झांका तक नहीं। विधायक क्या करेंगे? जो ड्राइंग बनाई थी वो ड्राइंग उनको विधायकों को दिखाई, वो ड्राइंग अलग थी। ड्राइंग के बाद जब इन्होंने जब कार्य शुरू किया तो ड्राइंग को विपरीत कार्य, ड्राइंग चेंज कर दी गई। और जब इस प्रकार का कार्य हुआ और जब कार्य चल रहा था, मैंने एनजीटी में जाकर और दावा पेश किया था। उस दावे में उस वक्त इन्हें कहा गया था कि आप लोग इस काम को रोक ले, वेटलैंड का जो क्षेत्र था उसे छोड़ा जाए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। और आपको एक बात और बता दूं, उसमें निर्णय हो गया। अशोक जी गहलोत को भी बताना चाहूँगा, उनकी सरकार को बताना चाहूँगा, उनके नुमाइंदे यहाँ अजमेर में आए थे, उन नुमाइंदों ने भी यहाँ पर अजमेर के अंदर एक आलीशान होटल में बैठकर, क्योंकि वहाँ से कोर्ट ने आदेश किया था कि आप तुरंत प्रभाव से अजमेर जाएं और निरीक्षण करें। दिल्ली से एक व्यक्ति आया था, 4 जने पॉल्यूशन बोर्ड के और दूसरे जितने भी लोग थे, 4 जने जयपुर से आए थे। उन सब ने होटल में बैठकर चाय कॉफ़ी पी, अच्छा सा खाना खाया, नौकायान किया, नौका से घूमे और घूमकर वापस चले गए। और वहीं पे जैसा कलेक्टर ने कहा, कलेक्टर के अनुसार रिपोर्ट बनाकर दे दी और वो रिपोर्ट लेकर चले गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि वापस से अशोक मलिक ने याचिका लगाई और उस याचिका में इनको सबको तोड़ने का आदेश हुए। और वो आदेश होने के बावजूद भी इन्होंने उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो आदेश आए हुए हैं उसको 2 साल हो गए हैं, और 2 साल होने के कारण मैंने पुनः हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करी कि इनको अभी तक नहीं तोड़ा गया, क्योंकि उनके पास समय था, उनको सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, वो हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन कहीं भी प्रशासन नहीं गया, ना ही स्मार्ट सिटी के नुमाइंदे गए। और कल वापस से मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया था और कल उसकी 2 बजे बहस है। उस बहस में जो निर्णय होगा वो निर्णय देखते हैं, वो शहर के हित में होगा। हम चौपाटी के विरोध में नहीं है, चौपाटी अजमेर की खूबसूरती है, चौपाटी अजमेर के लिए अजमेर बननी चाहिए थी, हम भी चाहते हैं चौपाटी बननी चाहिए थी, लेकिन जो रूप चौपाटी का होना चाहिए था, जिस तरह की चौपाटी बननी चाहिए थी, उस तरह की चौपाटी नहीं बनी। और साथ में जो एलिवेटेड रोड बनाया, उस एलिवेटेड रोड को भी इन्होंने जिस तरह से बनाया, आपने देखा होगा, एलिवेटेड रोड सकड़ा सा एक रोड बना दिया, जो मतलब कि क्या अजमेर शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हो या गांव ढाणी की तरह बनाना चाहते हो? जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों के पास में जिस तरह से पुलियाएं बनती है उस तरह की पुलियाएं बना दी। ओवरहेड ब्रिज काय के एलिवेटेड रोड, इसे एलिवेटेड रोड बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को जिन्होंने इस पैसे का सत्यानाश किया। और मान के चलें, ये पैसा निश्चित तौर पर, मैं जब तक मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी मैं जिंदा रहूंगा, इन्हीं अधिकारियों से वसूल किया जाएगा, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है, जनता की कमाई का पैसा है। ये पैसा इन अधिकारियों से वसूल किया जाएगा। जिस प्रकार से एक कलेक्टर हुआ करते थे भोपाल के अंदर, उनको भी एनजीटी ने आदेश किया कि जो नुकसान भरपाई उनके विरोध में जो फैसला हुआ था वो भरपाई 6 करोड़ की कलेक्टर की तनख्वाह से करने की हुई, तो उस कलेक्टर ने आखिर में जाकर आत्महत्या उनको करनी पड़ी। इसी प्रकार से निश्चित तौर पर अजमेर के अधिकारियों को अभी भी मैं कहना चाहता हूं, अभी भी सुधर जाएं, अभी भी कई कार्य वो कर रहे हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि कार्य को रोक दें, 7 वेंडर को रोक दें, नहीं रोका। मैं खुद कागज लेकर कलेक्टर का ऑफिस गया था, मैं खुद कागज लेकर जो नोटिस आया था कमिश्नर के पास गया, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी थी, चांदी कूटने में लगे हुए थे। और जो चांदी इन्होंने कूटी है उस चांदी का 10 गुना पैसा
पैसा इनको भरना पड़ेगा, निश्चित तौर पर इनको देना पड़ेगा। ये तो ऐसे मामले तो वहाँ पे सैकड़ों हैं, अभी तक उन पे मेरे हिसाब से तो क्रियान्विति हुई नहीं इस तरह की कि भाई कोई चीज़ ऐसी बढ़ गई हो और उसके बाद टूटी हो। तोड़ने के आदेश हो गए हैं, होने के बाद वापस मैंने जो दावा किया वो दावे की तारीख भी आ गई, लग गया कोर्ट में केस वापस। मैंने जो केस वापस दोबारा याचिका पेश करी है, उस याचिका की सुनवाई होनी है और उसमें सीधा इनसे ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया 2 साल में। आपने 2 साल में ना तो आप हाई कोर्ट गए ना सुप्रीम कोर्ट किए, कहीं भी आप गए नहीं, अब इसको तोड़ा जाए। नहीं तो निश्चित तौर पर तोड़ने के आदेश होंगे। सुरेंद्र सिंह शेखावत को ही ये खामी क्यों नजर आई? बाकी आपके दोनों विधायक भी हैं, शहर विधायकों ने नहीं सब गए, सब कलेक्टर के पास गए, सबने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जहां जिस स्थान पर जो चीज बोल सकते थे उन्होंने बोला। मैं किसी विधायक को दोषी नहीं मानूंगा, सारे विधायकों ने अपना काम किया, जो वो कर सकते विधानसभा में बोलने का काम विधायक का है, विधायक ने वो काम करा। शहर अध्यक्ष का काम है वो कलेक्टर या उच्च श्रेणी के जो अधिकारी है जिनसे मिलकर बात करी जाए, वहां उनसे जाकर बात करी। आरोप यही हुआ कि भाई प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, बिल्कुल स्मार्ट सिटी के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इसे सबको नजरअंदाज किया और उन्होंने चांदी कूटने का काम किया और ये चांदी कूटना उनके लिए भारी पड़ेगा और निश्चित तौर पर 7 वंडर भी टूटेगा और ये चौपाटी भी टूटेगी, लेकिन नई चौपाटी बनेगी भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो चौपाटी देखकर लोगों का दिल गदगद हो जाएगा। तो आपने मजबूत दावेदारी जताई है उत्तर विधानसभा में, तो फिर विधायक ने इतने बढ़िया काम करे, आप कह रहे हो उस हिसाब से करें, तो फिर आपके दावेदारी उनके नहीं, विधायक ने अच्छे काम, हम ये नहीं कह रहे विधायक का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी विधायक का विरोध करके मेरी जो लाइन है उस लाइन को मुझे लंबा करना है। विधायक का विरोध करके मैं क्या करूंगा आपके चैनल के माध्यम से? क्या मैं देवनानी जी के बोलूंगी? नहीं, देवनानी जी अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने उनकी जितनी क्षमता थी अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने कार्य किए और अच्छे कार्य किए। शिक्षा मंत्री भी रहे, 2 बार मंत्री रहे, उन्होंने जो जो उनसे हो सकता है किया, लेकिन एज फैक्टर भी होती है, उनकी उम्र भी हो गई है, 75 साल के ऊपर हो गए, 76वां साल उनका चल रहा है और 20 साल से एमएलए रह चुके हैं, तो उनका विजन जो था, जहां तक उनका विजन था उन्होंने वो कर सकते थे जो किया। लेकिन तो अब हमें भी लाला बना का क्या विजन? हमारा विजन बताया ना मैंने, हमें जो स्मार्ट सिटी बनाना है, जो वाकई में स्मार्ट करना, तो उस स्मार्ट को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पानी की आपको बात बोली, सीवरेज की आपको बात बोली, एनजीटी की आपको बोली। शिक्षा के क्षेत्र में क्या? शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जिस तरह से अजमेर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर आज की तारीख में पिछड़ा हुआ है, इन 5 सालों में और पिछड़ गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आईटी, आप कह रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, 5 साल में पिछड़ा है। तो आप तो 2 बार शिक्षा मंत्री रहे, जब हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री रहे उस वक्त उन्होंने कार्य किया, उन पे किसी की कहीं भी उनके दामन पे दाग किसी ने नहीं लगाया। हमारे जो भी की बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब आप उन्होंने कार्य किया, लेकिन 5 साल में जो कार्य होना था, 12वीं के पास बच्चे के पास कोर्स करने के लिए अजमेर में कुछ नहीं है, बच्चा बाहर ही जाता, वही चीज मैं अपनी बोलने जा रहा हूं। तो जितना इनका मेरा विजन यही है कि आईटी सेक्टर अजमेर के अंदर खुलना चाहिए, यहां पर तकनीकी महाविद्यालय खुलने चाहिए, यहां पर बड़ी बड़ी कारखाने खुलने चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों उसको आना चाहिए। जितनी भी कंपनी जो गुड़गांव में, हमारा अजमेर का बच्चा गुड़गांव में जाता है, नोएडा में जाता है, बेंगलोर जाता है, पूना जाता है, वहां नौकरी करता है, वहां पढ़ाई करने जाता है, उन बच्चों को निश्चित तौर पर अगर मुझे मौका मिला तो यहां पर आईटी सेक्टर खोला जाएगा और उन बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हॉस्टल में रहना, कहीं किसी के घर में जाकर पेंगेस्ट बनकर रहना, ये चीजें उनकी कितनी समस्याएं होती है आप कल्पना कर सकते हैं। जो आदमी 40,000 की तनख्वाह लेता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहा है और वहां उसका खर्चा वहन करना कितना भारी पड़ता है, 2-2 घर बसाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं अगर बनता हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा यहां पर मैं भूमिका निभाऊंगा। आईटी का सेक्टर यहां खोलूंगा, यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित करेंगे जिससे कि अजमेर के बच्चे बाहर जाके पढ़ने के लिए नहीं जाएं। आपको टिकट मिलता है तो आप किस प्रकार से आपकी मजबूती जताएंगे? जैसे सिंधी समाज का वोट बैंक यहाँ पे है, वैश्य समाज का भी है, आप राजपूत वर्ग से आते हैं। देखो, एक मैं बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं भले कि राजपूत वर्ग से आता हूं, मैं स्कूल से कॉलेज से जब से मैं पढ़ा हूं, मैंने 36 कौमों को साथ लेकर मैंने काम किया है। मैं सिर्फ एक जात का ही नेता नहीं हूं। एक तो होता है जात का नेता, राजपूत समाज का नेता,
लेकिन मैंने जो नेतागिरी करी या राजनीति करी वो सर्व समाज की नेतागिरी करी, सारे समाजों को मैं साथ लेकर चला हूं, तो निश्चित तौर पर सारे समाज मेरे साथ हैं। और राजपूत समाज की बात करते हो तो राजपूत समाज के अंदर 22,000 वोट हैं, 22,000 राजपूत समाज के वोट हैं, 12,000 लगभग 12,000 रावणा राजपूत के वोट हैं, ऐसे करके 34,000 राजपूत और रावणा राजपूत होते हैं। उसके अलावा वैश्य समाज है, वो मेरा अपना समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो मेरा अपना समाज है, जितने दूसरे समाज है, मैं किसी समाज से दूर नहीं हूं, सब समाज के नजदीक हूं। कोई भी मुझे अजमेर के अंदर देखा जाए तो मैं एक आलू हूं जिसे किसी भी सब्जी में डालकर खाया जा सकता है, वो आलू के रूप में हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जो पार्षद के 3 चुनाव लड़े, उन तीनों चुनावों में मैंने कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है और तीनों चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। और तीनों चुनाव में मैंने जहां पर मुस्लिम मतदाता थे उनके 80% मत लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 80% मत लेना किसे कहते हैं? इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं 34,000 से 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 30 से 40% निश्चित तौर पर मुस्लिमों का वोट भी मैं लेकर दिखाऊंगा। ये मेरा प्लस पॉइंट रहेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो 8 विधानसभा से सबसे अधिक मतों से जीत के दिखाऊंगा मनोज जी, ये मेरा दावा है। आपके चैनल के माध्यम से अजमेर के वासियों को मैं कहना चाहता हूं। गहलोत सरकार ने अभी एक से एक स्ट्रोक खेले और एक हेडमास्टर स्ट्रोक और खेला, 53 जिले बना दिए उन्होंने। ये मोबाइल फ्री, ये रेवड़ियां बांटने का काम उन्होंने किया। ये आने वाली सरकार के ऊपर भार थोपने का काम किया। उन्हें मालूम है कि उनको आखिरी के समय में अगर इनको ये सब कुछ करना था तो ये पहले वर्ष में ही कर लेते हैं जब ये मुख्यमंत्री बने थे। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 साल निकल गए, 4.5 साल निकल गए, उसके बाद सब काम कर रहे हैं। आरपीसी के मेंबर भी बना रहे हैं, जब आचार संहिता लगने वाली उस दिन बना। अरे भाई, अगर किसी समाज को, किसी वर्ग को भी खुश करना था तो उनको खुश पहले करते ना, आखिरी के टाइम जब कर रहे हैं, जब भार, ये सारा भार जो पड़ेगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उसके ऊपर पड़ेगा, इनके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। मुफ्त में मोबाइल बांट दिए और मोबाइल भी ऐसे बांटे हैं जो फट रहे हैं, फूट रहे हैं, लोग बाग मर रहे हैं। मतलब इस तरह की चीजें। फ्री का बिजली की जो बात करते हैं, फ्री में बिजली बांटने की, क्या फ्री की बिजली बांटी आपने? मिडिल क्लास फैमिली और अपर क्लास फैमिली, उनका हाल बेहाल है। उनके बिल बिजली के आप देख लें तो आपका दिमाग खराब हो जाए। मेरे खुद के घर का जो बिजली का बिल है, जो बिजली का बिल 25,000 30,000 आता था, वो बिजली का बिल 45,000 50,000 बिल आ रहा है। काय की बिजली की कमी करी है, काय की राहत दी है? इन्होंने केवल झूठे आश्वासन दिए, झूठे वादे किए। पट्टों की बात कर लें आप, अजमेर में कितने नगर निगम में पट्टे दिए? मनोज जी, आप तो पत्रकारिता करते हैं, बता दें अजमेर के अंदर एडीए कितने पट्टे दिए? और जो पट्टे मिले भी हैं जिनको, वो प्रॉपर्टी डीलरों ने लिए हैं, वो भी चांदी देकर और उसके बाद पट्टे लिए। दलाली इसमें भी चली है। मतलब पट्टा तक भी इन्होंने मुफ्त में नहीं, मतलब कि पट्टा तो कम से कम, जब सरकार ने आपको इतना राहत शिविर दिए कि आप पट्टा बांटो, लेकिन ना, ये पट्टा बांटने में भी मुस्तैदी से नहीं रहे, पट्टा भी नहीं बांट रहे। अभी भी आज की स्थिति भी ये है, लोग बाग रो रहे हैं, लोग बाग इनके दरवाजे पे खड़े रहे, एडीए पे खड़े रहे, नगर निगम पे खड़े रहे। बोर्ड नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम का बोर्ड क्या करे? क्योंकि सरकार भारतीय कांग्रेस की है, और सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस की सरकार चाहती नहीं है कि पब्लिक का काम हो, क्योंकि यहां पर दोनों विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, और अजमेर की जनता की जो मेंटेलिटी है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए कांग्रेस किसी भी तरह से अजमेर का विकास नहीं होने देना चाहती। नहीं, गहलोत साहब के एक मतलब आरटीडीसी अध्यक्ष ही कहेंगे, वो आके उन्होंने एक साथ इस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी करी है अजमेर में, ये सब चीज़ें करी है। तो ये जो दर्जे दिलाए हैं, समाज के बनाए हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के अंदर गजट नोटिफिकेशन होता है, गजट नोटिफिकेशन में निकाला जाता है। मुंह से बोलने से नहीं होता। इन्होंने मुंह से केवल हिलाई जबान और बोल दिया, मतलब कि महाराणा प्रताप बोर्ड बना दिया। अरे बोर्ड बना कैसे दिया आपने? नोटिफिकेशन आपने किया नहीं और आप बोर्ड बना रहे हो। बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा? मतलब कि किसी भी नियम को इन्होंने नहीं रखा, सारे नियमों को ताक में रख दिया। सिंधी अकेडमी बनाई, अभी आपने देखा होगा सिंधी अकेडमी बनाई, वहां पर जो व्यक्ति 4 वर्ष पूर्व जिसका स्वर्गवास हो गया है उसको उसका मेंबर बना दिया। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब इतनी हड़बड़ी में है सरकार कि ये खुद इतना धुआंधार बैटिंग करने में लगी हुई है कि एलबीडब्ल्यू हो रही है, रन आउट हो रही है, विकेट कीपर गिल्लियां उड़ा रहा है, और उसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी इनकी गिल्ली उड़ाने के लिए तैयार बैठी है। इनकी गिल्लियां निश्चित तौर पर उड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और इन्होंने जो भी झूठे वादे किए हैं, जो आश्वासन दिए हैं, वो सारे सब राज खुलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी।
आप महापौर के पद पे भी आपने दावेदारी उस समय जताई थी। बिल्कुल जताई थी, बिल्कुल जताई थी। उसके बाद आपने बगावत भी की थी पार्टी से। अगर अब के टिकट नहीं मिलता है तो क्या? नहीं, बिल्कुल। उस वक्त भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत नहीं की थी। मैंने जो नीतियां थी, नीतियों के खिलाफ बगावत की थी। और मैंने कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने नीति के विरोध में जाकर मैंने कहा था नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने चुनाव लड़ा था। वो ठीक है, समर्थन मुझे जिसने दिया वो अलग बात है, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर या उसे त्याग पत्र देकर कभी भी ये कार्य मैंने नहीं किया। और अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी फिर भी लायक नहीं समझती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूरी नहीं है कि जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दे, जरूरी नहीं है जिसमें दम है, जिसमें गम है, जो दम खम रखता हो उसी को टिकट दे। यहां पर समीकरण है, समीकरण के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। जातिगत समीकरण भी माने जाते हैं, दूसरे कई प्रकार के राजनीतिक समीकरण भी होते हैं। उसके अलावा नसीब भी बहुत काम करता है। तो समीकरण में कई बार आदमी नहीं बैठ पाता है, लायक होने के बाद भी उसको टिकट नहीं मिलता है, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अभी पहली सूची जारी हुई, हाँ, परिणाम भी सामने आने लग गए। वो ठीक है, जो कर रहे हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है। उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा, मतलब कि जो महत्वाकांक्षा पाल लेता है वो दुखदाई होती है। राजनीति के अंदर ज्यादा महत्वाकांक्षा कभी नहीं पालनी चाहिए। राजनीति को आराम से जीना चाहिए। राजनीति करने के लिए संयम बरतना चाहिए। आप राजनीतिज्ञ हो, आपको टिकट मिले ना मिले, हमें सिर्फ कमल के फूल का ध्यान रखना है, कमल के फूल का झंडा लेकर चलना है। और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 1% 99%, तो भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र सिंह शेखावत को अजमेर से टिकट देगी। अगर 1% नहीं भी देती है, जिसको भी देगी उसका झंडा सबसे पहले सुरेंद्र सिंह शेखावत लेकर चलेगा और उसके जिताने का प्रयास करेगा, जिताकर छोड़ेगा। सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना के नाम से ज्यादा फेमस है, तो ये लाला बना ये लाला बना आज धाड़ रहा है। ये लाला बना मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जब मेरे पिताजी फौज में थे, फौज में मैं जब स्कूल में पढ़ता था, फर्स्ट सेकंड क्लास में जब था मैं, मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। लखनऊ में हमारे जो सर्वेंट मिलते हैं ना, सिपाही जिसे हम बैटमैन बोलते हैं, आर्मी के अंदर जो हमारे बैटमैन आते थे, आर.एस. सिंह जी थे, उनका नाम भी मुझे आज ध्यान है। वो बैटमैन थे और वो घर पर आते थे, तो यूपी के अंदर छोटे बच्चे को लाला बोलते थे। तो मेरा नाम तो सुरेंद्र सिंह शेखावत था, घर में गिरवर बोलते थे पहले, गांव में जब पैदा हुआ था। लेकिन उसने लाला लाला बोलना चालू किया तो वो नाम मेरा वहाँ से लाला पड़ गया। और लाला पढ़ते पढ़ते मैं फिर नसीराबाद पढ़ा, फिर मैं जोधपुर पढ़ा, फिर मैं अजमेर आ गया। अजमेर में डेमोस्ट्रेशन स्कूल में स्कूलिंग करी, वहाँ लाला से लालू हो गया, सुरेंद्र हो गया, शुरू हो गया। कॉलेज में पहुंचा, मैं स्कूल में था तब भी राजनीति करता था, वहां भी मैंने चुनाव लड़े और वहां भी सारे चुनाव जीते। अनअपोज चुनाव भी जीता, चुनाव लड़के भी जीता। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गया, तो वहां पर जैसे ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा, जो आपने बना वाली बात बोली है वो बहुत, मैं मतलब कि आपने बात बोली वो बताना चाहूँगा मैं सभी दर्शकों को। जब कॉलेज गया, जाने के 10वें 11वें दिन मेरा किडनैप हो गया था। एक उद्योगपति ने मेरा किडनैप करा लिया था किसी कारणवश, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। लेकिन जब किडनैप हुआ तो किडनैप के 5-6 घंटे बाद क्योंकि मैं बेस्ट एथलीट हुआ करता था उस जमाने में, तो मैं उनके चुंगल से निकल के भाग गया और पुलिस ने मुझे उनकी चुंगल से पुलिस ने नहीं छुड़ाया, मैं अपने आप छूट के निकल गया था। लेकिन पुलिस जब तक मेरे पास पहुंच गई थी, और उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में हड़ताल हो गई कि सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला का किडनैप हुआ। उस वक्त फिर हो गया उर्फ लाला बना, तब बना। कॉलेज में बना कहा जाता था, वहां से मैं लाला बन गया। 12वें दिन हड़ताल हुई, 4-5 दिन हड़ताल चली, मुजरिमों को पकड़ा जाए। और लाला से लाला बना का जो आप नाम बोल रहे हैं वो कॉलेज में पढ़ा और वहां से मैं लाला बन गया। मेरे गुरु वीर कुमार जी उस वक्त हुआ करते थे, जो राजनीतिक गुरु आज वो नहीं रहे, लेकिन उनको आज आपके चैनल के माध्यम से याद करना चाहता हूं। वीर कुमार जी को हम बुलाया करते थे जब पुलिस आ जाती थी। पुलिस, हमको लगता था कि पुलिस हमको अरेस्ट नहीं कर ले, क्योंकि हम बालक थे, समझ से नहीं थे और हमें पता नहीं था कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन आखिरी दम तक हमने हिम्मत नहीं हारी और मेरी उस वक्त बसें चला करती थी, उन बसों तक को पुलिस वालों ने बंद कर दिया, उनको सीज कर दिया। मुझे अरेस्ट करने के लिए हर जगह छापे मारे गए, लेकिन मैं उनके पकड़ में नहीं आया और आखिर में हम जीते। और उसके बाद पुलिस
कि क्या मजाल की सुरेंद्र सिंह शेखावत पर हाथ डाल सके। आज तक सुरेंद्र सिंह शेखावत पर एक मुकदमा दर्ज नहीं है, ना तो 151 का दर्द है, ना किसी प्रकार का दर्द है। लोग बाग भले लाला बना बोलते होंगे, बना के नाम से लोग बाग डराते होंगे, लेकिन सुरेंद्र सिंह शेखावत ऐसा है, गले में हाथ चलने वाला आदमी है। आप सबको हाथ में गले में हाथ रख के साथ चलने वाला है और सबको साथ लेके चलेगा। और मेरी इच्छा यह है कि अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं और विधानसभा नहीं पहुंचूं तो लोकसभा पहुंचता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि जनता की जो आवाज है मैं उनके अपने माध्यम से, मतलब आप विधानसभा या लोकसभा में, आपको विधायक का टिकट नहीं मिलता है तो आप लोकसभा में निश्चित तौर पर लोकसभा क्यों नहीं करूंगा दावेदार, लोकसभा करूंगा। विधानसभा नहीं होगी तो लोकसभा करेंगे, लोकसभा में जाएंगे निश्चित तौर पर, कहीं ना कहीं तो मैं जाऊंगा और वहां पर जनता की, एक आम आदमी की आवाज, वहां पर मैं उनकी आवाज बनकर बोलूंगा और उनके काम को निपटाऊंगा। ये निश्चित तौर पर आप मान के चलें, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा और होकर रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपकी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।